नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि कुछ कहानियां ऐसी क्यों होती हैं जो खत्म हो जाने के बाद भी हमारे दिल और दिमाग में चलती रहती है? क्यों कुछ किरदार हमसे बिछड़ने के बाद भी अपनों से ज्यादा अपने लगने लगते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि वह कहानियां कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी होती है। यह चैनल सिर्फ कहानियां सुनाने का मंच नहीं है। यह उन अधूरे सपनों की आवाज है जो कभी हालातों की वजह से टूट गए। यह उन रिश्तों की कहानी है जो प्यार से शुरू हुए और खामोशी में खत्म हो गए। यहां आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनमें हीरो कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता। वह भी गलतियां करता है, हारता है, टूटता है, लेकिन फिर उठता है और अपनी किस्मत से सवाल करता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे गरीबी से अमीरी तक का सफर, धोखे से सीख तक की कहानी, प्यार से बदले तक का दर्द और उस इंसान की जंग जो पूरी दुनिया के खिलाफ अकेला खड़ा होता है। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी बदल देता है और यही मोड़ हमारी कहानियों की जान है। यहां हर कहानी धीरे धीरे खुलेगी, हर सच एक एक करके सामने आएगा और जब आपको लगेगा कि अब सब समझ आ गया है, तभी कहानी आपको एक नए सवाल के सामने खड़ा कर देगी। स्वागत है आपका इस कहानी की दुनिया में। अमीर ससुराल का सबसे गरीब दामाद रेयांश सिंघानिया। नाम में ही ऐसा रोब है मानो देश के सबसे बड़े बिजनेस घराने का होने वाला मालिक हो। लेकिन जिस रेयांश की हम बात कर रहे हैं, उसकी जिंदगी का हर पन्ना बेबसी से भरा हुआ था। वह शहर की जानी मानी कपूर एम्पायर फैमिली का दामाद तो था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि घर के नौकर भी छुपकर ताना मारते थे। कुछ पैसे चाहिए तो बता देना जीजा जी, आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। कहने को तो वह इतने अमीर खानदान का दामाद था, लेकिन उसकी जिंदगी में 3 चीजें रोज का हिस्सा थी। पहली, बेइज्जती। दूसरी, बहुत ज्यादा बेइज्जती। और तीसरी, हद से पार बेइज्जती। कभी कभी जब वह किसी और रईस आदमी को अपनी पत्नी को किसी 5 स्टार होटल में डिनर कराते देखता तो खुद से कहता, एक दिन अपना भी टाइम आएगा जब मैं महंगे सूट में अपनी पत्नी अनाया को ऐसे ही किसी आलीशान होटल में शान से डिनर कराऊंगा। जब वो मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी तो यहां बैठे सारे रईसों के सीने पर सांप लौट जाएंगे। तभी उसके फोन की घंटी बजी और रेयांश के सारे हसीन सपने हवा हो गए। स्क्रीन पर तानिया का फोन था। तानिया उसकी पत्नी अनाया की कजिन बहन थी, जो रेयांश को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। रेयांश ने मन मारकर फोन उठाया। हाँ तानिया, उधर से तीखी आवाज आई। मेरे प्यारे जीजा जी, फोन उठाने में इतना वक्त क्यों लगता है? खैर, काम की बात सुनो। महावीर ज्वेलर्स पर मेरा एक हीरो का नेकलेस तैयार है। मैंने मालिक को बोल दिया है, वहां जाओ, नेकलेस कलेक्ट करो और मेरे घर पहुंचाओ। रेयांश ने धीरे से कहा, तानिया, मुझे आज बैंक के कुछ जरूरी काम से जाना था। तानिया बीच में ही चीख पड़ी, ये बैंक जाने के तेवर किसी और को दिखाना जीजा जी। भूल गए क्या आप हमारे कपूर खानदान के टुकड़ों पर ही पल रहे हो? जितना कहा जा रहा है उतना करो। और हां, नेकलेस के साथ ज्वेलर्स का मालिक तुम्हें 20,000 रुपए कैश भी देगा, वो भी लेकर आना। 1 रुपया भी कम हुआ तो ठीक नहीं होगा। रेयांश को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने शांत रहकर कहा, देखो तानिया, आज तक मैंने कभी हेरा फेरी नहीं की, और अगर मुझ पर इतना शक है तो किसी नौकर को भेज दो। तानिया ने फोन काटते हुए कहा, बहस करने की इजाजत आपको नहीं है। 1 घंटे के अंदर सामान मेरे घर होना चाहिए। बाय। रेयांश जैसे तैसे तैयार होकर कमरे से बाहर निकला। उसने अपनी अलमारी में रखे 2 जोड़ी पुराने कपड़ों में से सबसे साफ कपड़ा चुना था। जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी सास गायत्री कपूर अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के साथ व्यस्त थीं। तभी गायत्री की एक अमीर सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखा और कहा, गायत्री, देखो ना, तुम्हारे घर आते आते मेरी इस महंगी सैंडल की स्ट्रैप टूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? गायत्री कपूर मुस्कुराई, अरे इसमें टेंशन की क्या बात है, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं नौकर से कहकर इसे अभी ठीक करवा देती हूं। सहेली तुनक कर बोली, ना बाबा ना, मैं नौकरों पर भरोसा नहीं करती। मेरी सैंडल बहुत महंगी है, एक बार बिगड़ गई तो मैं दोबारा पहन भी नहीं पाऊंगी। तभी गायत्री की नजर रेयांश पर पड़ी, जो चुपचाप वहां से निकल रहा था। गायत्री ने आवाज दी, चिंता मत करो, वो सामने देखो,
नौकर तो नहीं है, पर नौकर से थोड़ा ऊपर ही है। तुम्हारा काम एकदम परफेक्ट करेगा। रेयांश, इधर आओ। ये चप्पल लो और बाहर बाजार से इसे तुरंत ठीक करा कर लाओ। उसकी सहेली ने धीरे से कहा। गायत्री, ये सब काम दामाद से कराना अच्छा नहीं लगता। गायत्री हंसते हुए बोली, अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, वैसे भी ये दिन भर घर में खाली ही बैठता है, इसे ये सब काम करने में बड़ा मजा आता है। दामाद है तो क्या हुआ, कुछ करता धरता तो है नहीं। ये बातें सीधे रेयांश के दिल पर तीर की तरह लगीं। उसे याद आया कि आज उसका जन्मदिन था, लेकिन यह बात सिर्फ उसे ही याद थी। घर में किसी को कोई परवाह नहीं थी। मजबूरन उसने टूटी हुई सैंडल हाथ में ली और बाहर निकल गया। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज देखते ही रेयांश के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई और दिन भर की सारी कड़वाहट गायब हो गई। मैसेज उसकी पत्नी अनाया का था। आज पहली बार अनाया ने उसे अपने ऑफिस कपूर एम्पायर के हेडक्वार्टर बुलाया था। अनाया ही उसकी जिंदगी में इकलौती ऐसी इंसान थी जिसके लिए रेयांश कुछ भी करने को तैयार था। रास्ते में उसे एक फूलों की दुकान दिखी। उसने अपना पर्स निकाला तो उसमें सिर्फ 500 रुपए का एक आखिरी नोट था। तानिया और सास का काम याद करते हुए उसने सैंडल की तरफ देखा और बुदबुदाया, माफ करना सासू मां, लेकिन मेरे लिए अनाया की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। आपकी डांट बाद में सुन लूंगा। उसने उन पैसों से अनाया के लिए एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता, बुके, खरीद लिया। रेयांश जैसे ही कपूर एम्पायर के शानदार ऑफिस में दाखिल हुआ, वह बेहद खुश था। लेकिन तभी सीढ़ियों पर वह सामने से आ रहे एक घमंडी शख्स से टकरा गया। उसका नाम था कबीर मेहरा, कंपनी का एक बड़ा क्लाइंट। टकराते ही कबीर मेहरा चिल्लाया, यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या? पता नहीं कहां कहां से भिखारी चले आते हैं इस ऑफिस में। तुम्हारी यहां खड़े होने की औकात नहीं है और ऐसे घूम रहे हो जैसे तुम्हारे बाप का दफ्तर हो। रेयांश के साधारण कपड़ों को देखकर कबीर ने उसे कोई मामूली चपरासी समझ लिया था। कबीर ने नीचे गिरे फूलों के बुके को अपने पैरों तले बुरी तरह कुचला और गुस्से में बाहर निकल गया। रेयांश ने दुखी होकर बस उस कुचले हुए बुके को देखा। अंदर केबिन से अनाया यह सब देख रही थी। जब रेयांश केबिन में आया तो उसने अनाया को परेशान देखकर कहा, जाने दो अनाया, जो हुआ सो हुआ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अनाया अचानक चीख पड़ी, दूर हटिए आप मुझसे, आप मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? तमाशा बनाकर रख दिया है मेरी लाइफ का। रेयांश सन्न रह गया। अनाया ने आगे कहा, पता नहीं किस जन्म की सजा मिल रही है मुझे। पापा ने जबरदस्ती आपसे मेरी शादी करवा दी। आप कभी मेरे लायक थे ही नहीं। आज भी आपको अपना पति कहते हुए मुझे शर्म आती है। आज मेरा ड्राइवर नहीं आया था, इसलिए मैंने आपको यहां बुला लिया था, पर मुझे क्या पता था कि आप इस काम के भी लायक नहीं हैं। यहां आकर आपने मेरे सबसे बड़े क्लाइंट मिस्टर कबीर मेहरा को नाराज कर दिया। अनाया की आंखों में आंसू थे। आप मुझे बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ एक बदनसीब दाग बनकर रह गए हैं आप मेरी लाइफ में। इतना कहकर अनाया केबिन से बाहर निकल गई और कबीर मेहरा की गाड़ी में बैठकर बिजनेस मीटिंग के लिए चली गई। रेयांश अकेला खड़ा था। तभी ऑफिस के बाहर एक चमचमाती हुई काली लग्जरी कार आकर रुकी। गाड़ी से एक अधेड़ उम्र का संजीदा शख्स उतरा। उसे देखते ही रेयांश चौंक गया। वह शख्स रेयांश के सामने झुककर आदर से बोला, यंग मास्टर, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी सिंघानिया ग्लोबल और आपके पिता का अरबों का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि आप वापस लौटें। रेयांश के चेहरे पर गुस्सा छा गया। मिस्टर डिसूजा, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना कि मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। मिस्टर डिसूजा ने हाथ जोड़कर कहा, यंग मास्टर, मैं तो आपके पिता आदित्य सिंघानिया का एक मामूली वफादार सेवक हूं। उन्होंने हुक्म दिया है कि मैं आपको वापस लेकर आऊं। वह अपना पूरा साम्राज्य आपको सौंपना चाहते हैं। रेयांश ने कड़वाहट से कहा, साम्राज्य? तब वो साम्राज्य कहां था जब मेरी मां बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया था? वो अपनी बिजनेस मीटिंग में बिजी थे। उनकी उसी बेरुखी की वजह से आज मेरी मां इस दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जाकर कह दो उनसे, मुझे उनकी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। और हां, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं सिंघानिया खानदान का वारिस हूं। रेयांश वहां से चला गया। मिस्टर डिसूजा ने भारी मन से अपने फोन पर आदित्य सिंघानिया का नंबर मिलाया। उधर से एक कड़क आवाज आई,
क्या हुआ डिसूजा, मेरा बेटा माना? डिसूजा ने कहा, नहीं सर, यंग मास्टर अभी भी नाराज हैं। पिता ने कहा, मुझे मेरा बेटा रेयांश हर हाल में वापस चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। अगले कुछ दिनों में कपूर परिवार में ड्रामा और बढ़ गया। अनाया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, स्काईलाइन हाइट्स की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, लेकिन अनाया के कजिन भाई विक्रम कपूर ने चाल चलकर सरकारी ऑफिसर को रिश्वत दे दी और अनाया का वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करवा दिया। अनाया के दादाजी बलराज कपूर ने गुस्से में अनाया को फोन किया, अनाया, तुम्हारी लापरवाही की वजह से कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। अब से यह प्रोजेक्ट विक्रम संभालेगा और तुम घर बैठो। अनाया टूट चुकी थी। वह ऑफिस में विक्रम और तान्या के सामने बेबस खड़ी थी। विक्रम ने ताना मारा, अनाया, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर प्रोजेक्ट का अप्रूवल चाहिए तो अपने इस निकम्मे पति रेयांश को बोलो कि वो हमारे ऑफिसर के सामने घुटने टेक कर भीख मांगे। रेयांश ने जब अनाया की आंखों में बेबसी देखी तो वह चुपके से ऑफिसर के केबिन में गया। वह अनाया की खुशी के लिए सबके सामने ऑफिसर के आगे हाथ जोड़ने का नाटक करने लगा ताकि अनाया को प्रोजेक्ट वापस मिल जाए। बाहर खड़े स्टाफ और अनाया ने जब रेयांश को गिड़गिड़ाते देखा तो विक्रम हंस पड़ा। देखो अनाया, तुम्हारा पति कितना बड़ा भिखारी है। लेकिन रेयांश यह सब जानबूझकर कर रहा था। उसी रात रेयांश ने पर्दे के पीछे से अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया। उसने मिस्टर डिसूजा को फोन किया। डिसूजा, स्काईलाइन हाइट्स प्रोजेक्ट में सिंघानिया ग्लोबल जितना चाहे इन्वेस्ट करे, लेकिन उस प्रोजेक्ट की हेड सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी अनाया कपूर होनी चाहिए। कबीर मेहरा और बाकी सबको उनकी औकात दिखा दो। अगले दिन जब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां विक्रम कपूर अपनी जीत का जश्न मनाने आया था, तभी सिंघानिया ग्रुप के मैनेजर ने आकर अचानक बड़ा यू टर्न ले लिया। उसने मीडिया के सामने घोषणा की, हमने सभी कंपनियों के प्रेजेंटेशन देखे हैं, लेकिन कपूर एम्पायर की तरफ से मिस अनाया कपूर का विजन सबसे बेहतरीन है, इसलिए सिंघानिया ग्लोबल ये मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट सिर्फ अनाया कपूर को सौंपती है। यह सुनते ही विक्रम और तान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनाया हैरान थी कि कल तक जो प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया था वह आज अचानक उसे कैसे मिल गया। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट के कागजात देखे तो बैकएंड सपोर्ट में रेयांश के किसी खास दोस्त का नाम था। अनाया को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि रेयांश कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वह छुपकर उसकी ढाल बन रहा है। अपनी हार से बौखलाए विक्रम कपूर ने अब एक बेहद घटिया रास्ता चुना। उसने शहर के एक नामी गुंडे जग्गा भाई से हाथ मिला लिया। विक्रम ने जग्गा भाई से कहा, अनाया को रास्ते से हटाना होगा ताकि कपूर एम्पायर का मालिक मैं बन सकूं। तुम अनाया को अपने जाल में फंसाओ और अगर उसका पति रेयांश बीच में आए तो उसकी हड्डियां तोड़ देना। विक्रम ने धोखे से अनाया को एक सुनसान नाइट क्लब में बुलाया और उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी। अनाया बेहोश होने ही वाली थी कि उसने किसी तरह छुपकर रेयांश को फोन लगा दिया। जैसे ही रेयांश को पता चला कि अनाया मुसीबत में है, सिंघानिया खानदान का सोबा हुआ शेर जाग उठा। वह अकेले ही जग्गा भाई के अड्डे पर पहुंच गया। अड्डे पर जग्गा भाई और उसके दर्जनों गुंडे रेयांश को देखकर हंसे, ओए, ये कौन चपलासी आ गया अपनी जान गंवाने। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रेयांश ने बिना किसी डर के अकेले ही जग्गा भाई के सारे बॉडीगार्ड्स को धूल चटा दी। उसका गुस्सा देखकर बड़े बड़े गुंडे कांप उठे। रेयांश ने जग्गा भाई का कॉलर पकड़ा और उसकी आंख में आंख डालकर कहा, सिंघानिया परिवार का वारिस हूं मैं। अगर आज के बाद मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस पूरे शहर से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। जग्गा भाई रेयांश का असली रोब और सिंघानिया नाम सुनकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। रेयांश अनाया को सुरक्षित घर ले आया। क्लाइमैक्स, दादाजी के सामने रेयांश का असली रूप। अगली सुबह विक्रम और तान्या ने दादाजी बलराज कपूर के कान भर दिए कि अनाया रात भर गायब थी और उसका कैरेक्टर खराब है। जब रेयांश और अनाया दादाजी के केबिन में पहुंचे तो बलराज कपूर गुस्से से लाल थे। बलराज कपूर ने अनाया से कहा, अनाया, तुमने हमारे कपूर खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। विक्रम ने मुझे सब बताया है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम बेगुनाह हो? अनाया रोने लगी क्योंकि विक्रम ने सारे सबूत मिटा दिए थे। विक्रम मुस्कुरा रहा था। दादाजी, इसे और इसके इस नौकर पति को घर से धक्के मारकर बाहर निकालिए। तभी रेयांश आगे बढ़ा। आज उसकी आंखों में वो पुराना डरपोकपन नहीं था।
उसने सीधे दादाजी बलराज कपूर की आंखों में देखा और कड़क आवाज में कहा, बहुत हो गया मिस्टर बलराज कपूर। आज के बाद अगर किसी ने भी अनाया पर उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादाजी चिल्लाए, तुम एक घर जमाई होकर मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है? रेयांश ने अपनी जेब से एक सील्ड लिफाफा निकाला और टेबल पर फेंक दिया। औकात देखनी है तो ये देखिए, कपूर एम्पायर के जितने भी शेयर मार्केट में थे वो सब सुबह 9 बजे सिंघानिया ग्लोबल ने खरीद लिए हैं। इस वक्त जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं और जिस कंपनी पर विक्रम घमंड कर रहा है उसका 60% मालिक मैं हूं, रेयांश सिंघानिया। मैं आदित्य सिंघानिया का इकलौता बेटा हूं। यह नाम सुनते ही पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। दादाजी बलराज कपूर के हाथ कांपने लगे। विक्रम और तान्या का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो पिछले 3 साल से नौकर समझकर लातें मार रहे थे वह देश के सबसे बड़े एम्पायर का राजा है। रेयांश ने अनाया का हाथ पकड़ा और गर्व से कहा, अनाया, तुमने हमेशा एक सच्चे हमसफर की तरह मेरा साथ दिया जब दुनिया मुझे निकम्मा समझती थी। अब वक्त आ गया है कि तुम कपूर खानदान की जिल्लत छोड़कर सिंघानिया साम्राज्य की रानी बनो। अनाया की आंखों में गर्व के आंसू थे। वह मुस्कुराई और रेयांश का हाथ थामकर उस घमंडी कपूर परिवार को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। पीछे खड़े विक्रम और दादाजी सिर्फ हाथ मलते रह गए। बिना किसी शब्द के बदलाव के, जैसे आप आगे की कहानी बढ़ाना चाहें, तैयार किया गया है। भाग 7, सिंघानिया साम्राज्य में कदम और पहला धमाका। कपूर एम्पायर के ऑफिस से बाहर निकलते ही अनाया के कदम थोड़े डगमगा रहे थे, लेकिन रेयांश का मजबूत हाथ थामकर उसे एक अजीब सा हौसला मिल रहा था। जैसे ही वे दोनों बिल्डिंग से बाहर आए, सामने का नजारा देखकर अनाया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां 1 या 2 नहीं बल्कि 20 चमचमाती हुई काली मर्सिडीज और रोल्स रॉयस कारों का काफिला खड़ा था। हर गाड़ी के सामने काले सूट और चश्मे में कमांडोज मुस्तैद खड़े थे। जैसे ही रेयांश आगे बढ़ा, सभी कमांडोज ने एक साथ झुककर सलाम किया। वेलकम बैक यंग मास्टर। मिस्टर डिसूजा ने आगे बढ़कर रोल्स रॉयस का दरवाजा खोला और बेहद आदर से बोले, मैडम, यंग मास्टर, कार में बैठिए। बड़े साहब, आदित्य सिंघानिया, आप दोनों का घर पर इंतजार कर रहे हैं। अनाया ने रेयांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी हजारों सवाल थे। रेयांश ने मुस्कुराकर कहा, अनाया, मैंने कहा था ना, अब तुम जिल्लत की जिंदगी नहीं, सिंघानिया साम्राज्य की रानी बनने जा रही हो। जैसे ही गाड़ियों का काफिला शहर के सबसे आलीशान सिंघानिया मैंशन पहुंचा, वहां का वैभव देखकर कोई भी दंग रह जाता। महल जैसे घर के मुख्य दरवाजे पर खुद देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदित्य सिंघानिया खड़े थे। अपने बेटे को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर रेयांश को गले लगाना चाहा, लेकिन रेयांश थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में अपनी मां की मौत का पुराना दर्द अब भी था। रेयांश ने ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर आदित्य सिंघानिया, मैं यहां सिर्फ अपनी पत्नी अनाया के सम्मान के लिए आया हूं। अभी भी मैंने आपको माफ नहीं किया है। आदित्य सिंघानिया ने भावुक होकर कहा, बेटा, तुम्हारी हर नाराजगी सिर आंखों पर, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तुमने खुद को साबित किया। आज से सिंघानिया ग्लोबल की पूरी कमान और इस एम्पायर की 51% ओनरशिप तुम्हारे नाम की जाती है। तुम आज से इस ग्रुप के नए चेयरमैन हो। ये सुनते ही मिस्टर डिसूजा ने पूरे स्टाफ के सामने घोषणा की, लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट आवर न्यू चेयरमैन मिस्टर रेयांश सिंघानिया और उनकी धर्मपत्नी मिसेज अनाया रेयांश सिंघानिया। भाग 8, कपूर खानदान की कंगाली और गायत्री का पछतावा। दूसरी तरफ कपूर एम्पायर के केबिन में ऐसा लग रहा था मानो कोई मातम छा गया हो। दादाजी बलराज कपूर अपनी कुर्सी पर बेजान से बैठे थे। विक्रम कपूर का घमंड पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था और तान्या के चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी केबिन का दरवाजा जोर से खुला और गायत्री कपूर, रेयांश की सास, घबराती हुई अंदर आईं। उन्होंने आते ही चिल्लाकर कहा, पिताजी, ये टीवी पर क्या न्यूज आ रही है? हमारा दामाद रेयांश, वो कोई भिखारी नहीं बल्कि सिंघानिया ग्लोबल का वारिस है। ये क्या मजाक है? विक्रम ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। मजाक नहीं बुआ, सच है। उस भिखारी ने हमारे पीठ पीछे चाल चलकर हमारी कंपनी के 60% शेयर खरीद लिए हैं। इस वक्त हम अपने ही ऑफिस में सिर्फ उसके टुकड़ों पर बैठे हैं। ये सुनते ही गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी कही हर एक कड़वी बात याद आने लगी। कैसे उन्होंने रेयांश से अपनी सहेली की टूटी सैंडल ठीक करवाई थी, कैसे उसे नौकर से भी बदतर समझा था। गायत्री रोते हुए बुदबुदाई, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? जिस दामाद के कदमों में पूरी दुनिया की दौलत थी, मैंने उसे घर का कुत्ता बनाकर रखा। अगर उसने बदला लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तभी बलराज कपूर के फोन पर एक ऑफिशियल मेल आया। मेल खोलते ही बलराज के हाथ कांपने लगे।
उन्होंने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, सिंघानिया ग्लोबल का पहला ऑर्डर आ गया है। विक्रम कपूर और तान्या कपूर को तुरंत प्रभाव से कंपनी के सभी पदों से सस्पेंड किया जाता है। और गायत्री कपूर, तुम्हारे नाम पर जो भी पारिवारिक फंड था उसे फ्रीज कर दिया गया है। विक्रम चिल्लाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसे कोर्ट में खींचूंगा। तभी केबिन के स्पीकर पर मिस्टर डिसूजा की आवाज गूंजी, मिस्टर विक्रम कपूर, सिंघानिया ग्लोबल के खिलाफ कोर्ट जाने की औकात इस शहर में किसी की नहीं है। शाम को शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल द ग्रैंड पैलेस में नए चेयरमैन मिस्टर रेयांश सिंघानिया की सक्सेस पार्टी है। आप पूरे कपूर परिवार को वहां सादर आमंत्रित किया गया है, खासकर मिस्टर विक्रम और मिसेज गायत्री कपूर को। चेयरमैन साहब आप लोगों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करना चाहते हैं। भाग 9। ग्रैंड पार्टी और घुटनों पर आया कपूर परिवार। शाम को द ग्रैंड पैलेस होटल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। शहर के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, टॉप बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज वहां मौजूद थे। कपूर परिवार बेहद डरा हुआ और सहमा हुआ पार्टी में दाखिल हुआ। कल तक जो लोग सिर उठाकर चलते थे, आज वे चोरों की तरह सिर झुकाए खड़े थे। तभी हॉल की लाइटें डिम हुई और स्पॉटलाइट सीधे सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियों से रेयांश सिंघानिया नीचे उतर रहा था। उसने ब्लैक कलर का बेहद महंगा अरमानी सूट पहना था। उसकी कलाई पर करोड़ों की घड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही राजसी रोब था। उसके साथ हाथ में हाथ डाले अनाया कपूर चल रही थी, जो डिजाइनर गाउन और हीरो के नेकलेस में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वहां मौजूद हर रईस शख्स रेयांश को देखते ही अदब से झुक रहा था। ये देखकर विक्रम और गायत्री के हलक में थूक सूख गया। रेयांश सीधे कपूर परिवार के सामने आकर रुका। उसने हाथ में वाइन का ग्लास लिया और विक्रम की आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, क्यों विक्रम? कल तुम कह रहे थे ना कि मेरी औकात क्या है? आज कुछ कहना चाहोगे? विक्रम थर थर कांपते हुए पीछे हटा। रेयांश भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। रेयांश की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। कल तक तो मैं तुम्हारे लिए भिखारी और नौकर था, और सासू माँ। रेयांश गायत्री की तरफ मुड़ा। आज कोई चप्पल या सैंडल तो नहीं टूटी आपकी, जिसे ठीक कराने के लिए आपको इस घर जमाई की जरूरत पड़े? गायत्री ने रोते हुए रेयांश के हाथ पकड़ लिए। रेयांश बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अंधी हो गई थी दौलत के नशे में। अपनी इस बदनसीब सास को माफ कर दो। हमारी कंपनी और हमारा घर मत छीनो। रेयांश ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कड़क आवाज में कहा, माफी? जब मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता था तब तुम लोगों को तरस आया था? जब मेरी पत्नी अनाया तुम्हारी वजह से रोती थी तब तुम लोगों को दया आई थी? मिस्टर बलराज कपूर, कपूर एम्पायर अब पूरी तरह से अनाया संभालेगी। आप सब सिर्फ उसके रहम और करम पर जिएंगे। अगर अनाया ने चाहा तो आप लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलेगी, वरना सिंघानिया ग्लोबल आप लोगों को इस शहर की सड़कों पर ले आएगी। बलराज कपूर ने झुककर कहा, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है रेयांश, बस हमें बर्बाद मत करो। भाग 10। जग्गा भाई का आखिरी दांव और नया मोड़। पार्टी के एक कोने में खड़ा विक्रम कपूर अंदर ही अंदर जहर उगल रहा था। वो अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने चुपके से वॉशरूम में जाकर जग्गा भाई को फोन लगाया। जग्गा भाई, वो रेयांश कोई मामूली इंसान नहीं, सिंघानिया ग्रुप का मालिक निकला। उसने हमारा सब कुछ छीन लिया। तुम आज ही उसे खत्म कर दो, मैं तुम्हें आधी जायदाद दे दूंगा। विक्रम पागलों की तरह चीखा। उधर से जग्गा भाई की कांपती हुई आवाज आई, साले विक्रम, तूने मुझे किस शेर के आगे फेंक दिया था? उस रेयांश सिंघानिया ने कल अकेले मेरे 35 गुंडों को अस्पताल पहुंचा दिया। इस वक्त मैं खुद शहर छोड़कर भाग रहा हूं। अगर अपनी जान प्यारी है तो सिंघानिया का नाम लेना छोड़ दे, वरना वो जिंदा गाड़ देगा। जग्गा भाई ने फोन काट दिया। विक्रम के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। उसे समझ आ गया था कि अब उसका खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। पार्टी के अंत में रेयांश अनाया को लेकर होटल की छत टेरेस पर आया, जहां से पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। रेयांश ने अनाया को पीछे से अपनी बाहों में घेरा। अनाया ने मुड़कर रेयांश के सीने पर अपना सिर रख दिया और कहा, रेयांश, मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खुद इतना बड़ा राजा है। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ सहा? रेयांश ने अनाया के माथे को चूमा और बेहद प्यार से कहा, अनाया, जब दुनिया मुझे दुकारती थी तब तुमने मेरा हाथ थामा था। इस रेयांश सिंघानिया की दौलत तो पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन ये दिल और यह जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। आसमान में आतिशबाजी, फायरवर्क्स होने लगी। जो लड़का कल तक कपूर खानदान की जिल्लत सहता था, आज वो अपनी रानी के साथ अपने नए साम्राज्य की शुरुआत कर चुका था और कपूर परिवार हमेशा के लिए उनके साए के नीचे आ चुका था। किंगपिन कार्टर के इंटरनेशनल कमांडोज ने पूरे सस्पेंशन ब्रिज को चारों तरफ से घेर लिया था। कार्टर की स्नाइपर राइफल का लाल लेजर डॉट सीधे रेयांश की छाती पर टिक गया। बारिश और तेज हो चुकी थी और पुल हवा के थपेड़ों से बुरी तरह हिल रहा था।
हर्ष मेहरा, जो अब तक रेयांश की पकड़ में रेलिंग से लटका हुआ था, कार्टर को देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। देखा रेयांश, मैंने कहा था ना कि तुम इस चक्रव्यूह से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। कार्टर साहब, इस लड़के के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दीजिए। रेयांश ने हर्ष मेहरा को एक जोरदार झटका देकर पुल के फर्श पर पटक दिया और खुद अनाया के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसके कंधे से बहता हुआ खून बारिश के पानी के साथ मिलकर जमीन पर फैल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। कार्टर ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में कहा, रेयांश सिंघानिया, तुम्हारे पिता आदित्य सिंघानिया ने सालों पहले मेरा एक बहुत बड़ा शिपमेंट जब्त करवाया था, जिससे मुझे अरबों का नुकसान हुआ था। आज उस नुकसान का हर्जाना मुझे सूद समेत चाहिए। वो ब्लैक डायरी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पत्नी के माथे के चीथड़े उड़ा दूंगा। अनाया ने रोते हुए रेयांश का हाथ पकड़ लिया। रेयांश, इन्हें वो डायरी दे दो, हमारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। रेयांश ने अनाया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आई और फिर उसने कार्टर की तरफ रुख किया। उसने अपनी जेब से वो काली डायरी निकाली और कहा, कार्टर, अगर तुम्हें लगता है कि सिंघानिया साम्राज्य का वारिस इतनी आसानी से घुटने टेक देगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें डायरी चाहिए? ये लो। रेयांश ने डायरी को कार्टर की तरफ फेंकने के बजाय उसे पूरी ताकत से हवा में उछाला और अपनी छिपी हुई छोटी गन से सीधे डायरी पर फायर कर दिया। गोली डायरी के ठीक बीच में लगी और उसके अंदर छिपा हुआ एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जीपीएस ट्रैकर और फ्लैश बैंग बम एक्टिवेट हो गया। एक पल के लिए पूरे पुल पर सूरज जैसी तेज रोशनी चमकी और ऐसा तेज धमाका हुआ जिसने कार्टर के कमांडोज को कुछ सेकंड के लिए अंधा और बहरा कर दिया। उनके हाथों से राइफलें छूट गईं। इसी का फायदा उठाकर रेयांश ने अनाया को जोर से धक्का दिया। अनाया, गाड़ी में बैठो और लॉक कर लो। रेयांश खुद चीते की तरह कार्टर के सबसे नजदीकी कमांडो पर झपटा। उसने उसकी राइफल छीनी और हवा में ही गोलियों की बौछार कर दी। 3 कमांडो पलक झपकते ही जमीन पर ढेर हो गए। पुल पर अब गोलियों का ऐसा तांडव शुरू हो चुका था जिसकी गूंज नीचे बहती उफनती नदी की आवाज को भी दबा रही थी। कार्टर ने चिल्लाकर कहा, शूट हिम, उसे जिंदा मत छोड़ो। तभी एक कमांडो ने पीछे से आकर रेयांश की पीठ पर जोरदार वार किया। रेयांश घुटनों के बल गिरा, लेकिन उसने तुरंत संभलकर अपनी कोहनी से उस कमांडो के जबड़े पर ऐसा प्रहार किया कि उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। रेयांश जख्मी था, उसका खून लगातार बह रहा था, लेकिन उसका हर एक वार काल के समान था। दूसरी तरफ हर्ष मेहरा ने देखा कि सबका ध्यान रेयांश पर है, तो वो रेंगता हुआ अनाया की गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक नुकीला चाकू था। उसने अनाया की कार का शीशा तोड़ने के लिए एक भारी पत्थर उठा लिया। अनाया कार के अंदर बंद थी और डर के मारे चिल्ला रही थी, रेयांश, हर्ष मेहरा यहां है। रेयांश ने जैसे ही अनाया की आवाज सुनी, उसने अपने सामने खड़े 2 कमांडोज को एक साथ उठाकर पुल की रेलिंग के पार नदी में फेंक दिया। वो हर्ष मेहरा की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी कार्टर ने अपनी स्नाइपर गन से रेयांश के पैर पर निशाना साधकर फायर कर दिया। धान्य, गोली रेयांश के दाहिने पैर में लगी। रेयांश एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर से खून का फव्वारा छूटने लगा। वो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कार्टर अपनी भारी बूटों की आवाज के साथ रेयांश के नजदीक आया और उसने अपनी गन की नली सीधे रेयांश के माथे पर टिका दी। खेल खत्म, रेयांश सिंघानिया, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पूरा साम्राज्य मेरा होगा, कार्टर ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। कार्टर का क्रूर अट्टहास बारिश के शोर को चीरता हुआ गूंज रहा था। रेयांश जमीन पर पड़ा था, पैर और कंधे से लगातार खून बह रहा था। अनाया कार के अंदर से ये सब देख रही थी और पागलों की तरह रोते हुए कार का दरवाजा पीटने लगी। रेयांश, नहीं, छोड़ दो उसे। कार्टर, जो चाहिए ले लो, मेरे पति को छोड़ दो। कार्टर ने ट्रिगर पर अपनी उंगली कसी। मौत रेयांश के बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन तभी रेयांश के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। उसने अपने माथे पर टिकी गन की परवाह किए बिना सीधे कार्टर की आंखों में देखा। कार्टर, मैंने कहा था ना, तुम आदित्य सिंघानिया के बेटे को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। तुम्हें क्या लगा मैं यहां सचमुच अकेला आया हूं? रेयांश की आवाज में मौत को मात देने वाला आत्मविश्वास था। अभी कार्टर कुछ समझ पाता कि अचानक आसमान से एक बेहद तेज रोशनी सीधे पुल पर पड़ी। एक नहीं बल्कि 3 मिलिट्री ग्रेड ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टर्स पुल के ठीक ऊपर मंडराने लगे। उनकी तेज हवा से बारिश का पानी हवा में उड़ने लगा। हेलीकॉप्टर से स्नाइपर्स ने पोजीशन ले रखी थी। कार्टर के कमांडोज कुछ समझ पाते उससे पहले ही हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कार्टर के 5 शूटर एक ही सेकंड में जमीन पर ढेर हो गए। तभी पुल के दोनों तरफ से दर्जनों बख्तरबंद आर्मर्ड गाड़ियां सायरन बजाती हुई आईं और उन्होंने कार्टर के बचे केचे आदमियों को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों से सिंघानिया ग्लोबल की स्पेशल एलिट सिक्योरिटी टीम के कमांडर और खुद मिस्टर डिसूजा हाथ में असॉल्ट राइफल लिए उतरे।
डिसूजा ने चिल्लाकर कहा, हथियार डाल दो कार्टर। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। सिंघानिया साम्राज्य की जमीन पर कदम रखने की हिम्मत की है तुमने, यहां से तुम्हारी लाश भी बाहर नहीं जाएगी। ये देखकर कार्टर के होश उड़ गए। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रेयांश ने जमीन पर पड़े पड़े ही अपने दूसरे पैर से कार्टर के टखने पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि कार्टर का संतुलन बिगड़ गया और वो औंधे मुंह जमीन पर गिरा। उसकी स्नाइपर गन दूर जा गिरी। रेयांश ने अपनी पूरी ताकत समेटी और अपने जख्मी पैरों पर खड़ा हुआ। गुस्से और एड्रेनालाइन के कारण उसे इस वक्त किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वो रेंगते हुए भाग रहे हर्ष मेहरा की तरफ बढ़ा, जो अनाया की कार के पास छुपा था। रेयांश ने हर्ष मेहरा को बाल से पकड़ा और उसे घसीटते हुए पुल के बीच में ले आया। हर्ष मेहरा डर के मारे कांपने लगा। रेयांश, बेटा, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस कार्टर के दबाव में था। चुप रहो गद्दार। रेयांश ने एक जोरदार घूंसा हर्ष के मुंह पर मारा, जिससे उसके 2 दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। तुमने मेरे पिता की वफादारी की पीठ में छुरा घोंपा, आज तुम्हारा अंत यही नदी करेगी। रेयांश ने उसे उठाया और पूरी ताकत से पुल की रेलिंग के पार फेंक दिया। हर्ष मेहरा चीखता हुआ नीचे उफनती काली नदी की लहरों में विलीन हो गया, जहां से उसका बच पाना नामुमकिन था। अब बारी कार्टर की थी। कार्टर ने जमीन से उठकर अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया था और वो पागलों की तरह रेयांश पर झपटा। रेयांश ने पैंतरा बदला, चाकू के वार को हवा में ही अपने हाथ पर झेला, जिससे उसकी हथेली कट गई, लेकिन उसने दूसरे हाथ से कार्टर की गर्दन दबोच ली। रेयांश ने कार्टर को जमीन पर पटका और उसकी छाती पर अपना घुटना टिका दिया। कार्टर का दम घुटने लगा था, उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। कार्टर, तुमने सिंघानिया साम्राज्य को मिटाने का सपना देखा था ना? आज तुम्हारा वो सिंडिकेट हमेशा के लिए खत्म हो गया, रेयांश ने कड़क आवाज में कहा। उसने कार्टर की गन उठाई और उसकी कनपटी पर रख दी। तभी अनाया कार से बाहर दौड़ती हुई आई और उसने रेयांश का हाथ पकड़ लिया। रेयांश, रुक जाओ, इसे कानून के हवाले कर दो। तुम्हारी जान इस वक्त खतरे में है, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। अनाया की आवाज सुनते ही रेयांश का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने कार्टर को जोर से लात मारी और अपनी सिक्योरिटी टीम को इशारा किया, इसे कमिश्नर के हवाले करो और मेक श्योर कि इसे कभी बेल ना मिले। कार्टर को घसीटते हुए कमांडोज ले गए। डिसूजा और अनाया ने मिलकर रेयांश को संभाला, जो अब खून की अत्यधिक कमी के कारण बेहोश होने लगा था। अनाया रोते हुए उसके चेहरे को थपथपा रही थी। रेयांश, आंखें खुली रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुबह की पहली किरण के साथ रेयांश को शहर के सबसे बड़े अस्पताल के स्पेशल वीआईपी सूट में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों की पूरी टीम ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसके पैर और कंधे की गोलियां निकाल दी थी। जब रेयांश ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अनाया उसके बिस्तर के पास बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए। उसकी आंखें रोने के कारण सूज गई थी। रेयांश ने कमजोर आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना अनाया, जब तक तुम मेरे साथ हो मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनाया ने उसके माथे को चूमा। अब हम कभी किसी दुश्मन को अपने बीच नहीं आने देंगे रेयांश। सिंघानिया साम्राज्य का असली सवेरा अब हुआ है। कुछ ही दिनों में रेयांश पूरी तरह ठीक होकर सिंघानिया मैंशन लौट आया। पूरे देश के बिजनेस वर्ल्ड में अब रेयांश सिंघानिया का खौफ और सम्मान दोनों चरम पर थे। रोहन खुराना, विक्रम कपूर, रुद्र प्रताप और कार्टर सब सलाखों के पीछे सड़ रहे थे। गायत्री कपूर अपने किए पर पछताते हुए शहर छोड़कर किसी अज्ञात जगह जा चुकी थी। एक शाम रेयांश और अनाया अपनी बालकनी में बैठे थे, तभी मिस्टर डिसूजा हाथ में एक अजीब सा लिफाफा लिए आए, जिसके ऊपर एक रहस्यमयी गोल्डन ड्रैगन का सिंबल बना हुआ था। डिसूजा के चेहरे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने कहा, यंग मास्टर, कार्टर और हर्ष मेहरा तो सिर्फ मोहरे थे। असली मास्टरमाइंड, जिसने कार्टर को फंडिंग की थी और जिसने सालों पहले आपके पिता आदित्य साहब को किडनैप करवाया था, वो भारत में नहीं है। वो एशिया का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड किंग और बिजनेसमैन लॉर्ड ओजा है, जो टोक्यो, जापान से अपना नेटवर्क चलाता है। उसने ये ब्लैक लिफाफा भेजा है। रेयांश ने वो लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ एक छोटा सा नोट था, जिस पर लिखा था, रेयांश सिंघानिया, तुमने मेरे मोहरों को मारकर अच्छा खेल दिखाया, लेकिन सिंघानिया ग्लोबल की वो काली डायरी असल में मेरी है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने वो सीक्रेट कोड्स मेरे लॉकर से चुराए थे। मैं अपनी चीज वापस लेने खुद आ रहा हूं। अपनी पत्नी को संभाल कर रखना। अनाया ने जब वो नोट पढ़ा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। दुश्मन अब और भी बड़ा और भी अंतर्राष्ट्रीय हो चुका था, जिसका जाल सीधे जापान के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। रेयांश की आंखों में एक बार फिर वही खतरनाक चमक वापस आ गई। उसने उस नोट को अपने हाथ में मरोड़ते हुए आग के हवाले कर दिया और कहा, लॉर्ड ओजा, अगर उसे अपनी मौत का रास्ता ढूंढना है तो वो सिंघानिया साम्राज्य की तरफ बढ़ सकता है। डिसूजा, टोक्यो के लिए हमारे प्राइवेट जेट को तैयार करो। इस बार लड़ाई हमारे घर में नहीं, दुश्मन के इलाके में होगी।
टोक्यो का प्राइवेट जेट तैयार होने की खबर सुनते ही सिंघानिया मेंशन में जैसे एक युद्ध स्तर की तैयारी शुरू हो गई। रेयांश ने अपने घावों के दर्द को पूरी तरह भुला दिया था। उसके लिए अब यह सिर्फ अपने साम्राज्य को बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अनाया की जिंदगी पर बार बार आने वाले खतरों को हमेशा के लिए खत्म करने का आखिरी मिशन था। अनाया ने रेयांश का हाथ पकड़कर कहा, रेयांश, मैं तुम्हें अकेले जापान नहीं जाने दूंगी। अगर ये लड़ाई हमारे भविष्य की है तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मुझे अब डर नहीं लगता। रेयांश ने अनाया की आंखों में छुपी हुई फौलादी ताकत को देखा और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है अनाया, लेकिन तुम हमेशा मेरी एलिट सिक्योरिटी के घेरे में रहोगी। सिंघानिया ग्लोबल का आलीशान गल्फस्ट्रीम प्राइवेट जेट रात के अंधेरे में टोक्यो के हानडा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। टोक्यो की चकाचौंध से भरी रोशनी और आसमान छूती गगनचुंबी इमारतों के पीछे एक ऐसा अंडरवर्ल्ड छिपा था जिसका बेताज बादशाह लॉर्ड ओजा था। ओजा का रसूख जापान की सरकार से लेकर वहां की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों तक था। एयरपोर्ट पर रेयांश का स्वागत करने के लिए सिंघानिया ग्लोबल की जापान ब्रांच के चीफ मैनेजर मिस्टर सातो अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ मौजूद थे। सातो ने रेयांश की कार में बैठते ही बेहद गंभीर आवाज में कहा, यंग मास्टर, लॉर्ड ओजा कोई मामूली विलेन नहीं है। वो याकुजा, जापानी माफिया का सबसे बड़ा लीडर है। उसका ठिकाना टोक्यो के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन और बेहद सुरक्षित किला है जिसे ड्रैगन नेस्ट कहा जाता है। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रेयांश ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा और ठंडे लहजे में कहा, सातो, ओजा को खबर भिजवा दो कि रेयांश सिंघानिया टोक्यो आ चुका है। उसे जो डायरी चाहिए थी वो मेरे पास है। कल सुबह टोक्यो के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हब शिंजुकू टावर की मीटिंग में मैं उसका इंतजार करूंगा। अगली सुबह शिंजुकू टावर के 50वें फ्लोर पर एक हाई लेवल बिजनेस मीटिंग रखी गई। रेयांश और अनाया अपने वकीलों की टीम के साथ राउंड टेबल पर बैठे थे। ठीक सुबह के 11 बजे मीटिंग रूम का भारी दरवाजा खुला। अंदर 6 नकाबपोश और बॉडी सूट पहने जापानी समुराई गार्ड्स दाखिल हुए, जिनके हाथों में चमचमाती हुई काताना तलवारें थी। उनके ठीक पीछे एक 60 साल का बेहद संजीदा सफेद बालों वाला शख्स अंदर आया, जिसने पारंपरिक जापानी किमोनो पहन रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता और ठंडे दिमाग की शांति थी। वो खुद लॉर्ड ओजा था। ओजा ने रेयांश के सामने वाली कुर्सी संभाली और जापानी लहजे वाली अंग्रेजी में कहा, मिस्टर रेयांश सिंघानिया, तुम्हें यहां देखकर मुझे खुशी हुई। तुम्हारे पिता आदित्य सिंघानिया बहुत चालाक थे, लेकिन तुम उनसे भी 2 कदम आगे निकले। तुमने कार्टर और हर्ष मेहरा को मारकर मेरा काफी नुकसान किया है। रेयांश ने सीधे अपनी पॉकेट से वो काली डायरी निकाली और उसे टेबल के बीच में स्लाइड कर दिया। ओजा, तुम इसी डायरी के लिए तड़प रहे हो ना? इसमें तुम्हारे सिंडिकेट के उन सभी बैंक खातों के पासवर्ड्स हैं जो मेरे पिता ने फ्रीज करवाए थे। मैं ये डायरी तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओजा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ डायरी पर अपना हाथ रखा। शर्त? ओजा से कोई शर्त नहीं रखता, यंग मास्टर, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहूंगा। रेयांश आगे झुका और ओजा की आंख में आंख डालकर कहा, शर्त यह है कि तुम आज के बाद भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे और अनाया के नाम का एक भी कतरा तुम्हारे किसी आदमी के दिमाग में नहीं आना चाहिए। वरना इस डायरी के अंदर जो दूसरा चिप है वो अगले 5 मिनट में जापान की खुफिया एजेंसी PSIA को तुम्हारे सारे काले कारनामों की लिस्ट मेल कर देगा। ये सुनते ही ओजा के चेहरे की शांति गायब हो गई। उसने टेबल पर हाथ मारा और उसके समुराई गार्ड्स ने तुरंत अपनी तलवारें रेयांश और अनाया की गर्दन पर टिका दी। अनाया के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, वो रेयांश के भरोसे पर बिल्कुल शांत बैठी रही। ओजा ने कड़क आवाज में कहा, रेयांश, तुम मेरे इलाके में आकर मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम यहां से जिंदा बाहर जा पाओगे? रेयांश जोर से हंसा। ओजा, मैंने कहा था ना, सिंघानिया साम्राज्य कभी बिना तैयारी के कोई चाल नहीं चलता। जरा खिड़की के बाहर देखो। मीटिंग रूम के विशाल शीशे के बाहर टोक्यो की सड़कों पर सिंघानिया ग्लोबल के सैकड़ों लोकल जापानी एजेंट्स और पुलिस की गाड़ियां टावर को घेर चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, रेयांश ने ओजा की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी के शेयर्स को उसी सुबह मार्केट खुलते ही शॉर्ट सेल करके उसकी आधी लीगल संपत्ति को जीरो कर दिया था। ओजा का पर्सनल सेक्रेटरी भागता हुआ अंदर आया और उसके कान में बुदबुदाया, बॉस, हमारा ओसाका और क्योटो का पूरा सर्वर हैक हो चुका है। हमारी सारी डील्स ब्लॉक हो गई हैं। ओजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि यह लड़का सिर्फ एक बाहुबली नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और शातिर बिजनेसमैन भी है जो एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ता है। ओजा ने अपने गार्ड्स को पीछे हटने का इशारा किया। उसने डायरी उठाई और रेयांश से कहा, तुम जीत गए रेयांश। मैं भारत से अपना पूरा नेटवर्क समेट लूंगा। तुम्हारी पत्नी को आज के बाद कोई खतरा नहीं होगा। रेयांश और अनाया शान से उस टावर से बाहर निकल आए। अनाया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, रेयांश, आखिरकार सब खत्म हो गया। अब हमारे बीच कोई दुश्मन नहीं बचा।
लेकिन जैसे ही वे टावर की लॉबी से बाहर आकर अपनी कार की तरफ बढ़े, अचानक एक तेज रफ्तार अनाम बाइक उनके पास से गुजरी। बाइक सवार ने सीधे कार की तरफ एक छोटा सा स्मोक ग्रेनेड फेंका। पलक झपकते ही पूरी लॉबी सफेद धुएं से भर गई। सिक्योरिटी गार्ड्स और सातों के आदमी कुछ देख नहीं पा रहे थे। रेयांश ने अनाया का हाथ कसकर पकड़ना चाहा, लेकिन धुएं के उस गुबार में किसी ने अनाया को पीछे से खींच लिया। धुआं छंटते ही रेयांश ने देखा कि अनाया वहां नहीं थी। जमीन पर एक छोटा सा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पड़ा था। रेयांश ने उसे उठाकर प्ले किया। उसमें ओजा की नहीं, बल्कि एक बेहद जानी पहचानी और खौफनाक औरत की आवाज गूंजी, जो हंस रही थी। रेयांश, तुम्हें क्या लगा कि गायत्री कपूर इतनी आसानी से हार मान लेगी? ओजा तो सिर्फ एक जरिया था तुम्हें टोक्यो बुलाने का। असली खेल तो मैंने और ओजा के सबसे बड़े दुश्मन कंजी ने मिलकर रचा है। तुम्हारी पत्नी अब टोक्यो के सबसे गहरे अंडरग्राउंड बंकर में है। अगर उसे देखना चाहते हो तो अपनी पूरी सल्तनत के सरेंडर पेपर्स लेकर कंजी के ठिकाने पर आओ, वरना अपनी रानी की आखिरी चीख सुनने के लिए तैयार रहो। गायत्री कपूर, जिसे रेयांश ने मरा हुआ या बर्बाद समझ लिया था, वो जापान के एक और खतरनाक माफिया कंजी से हाथ मिलाकर रेयांश को पूरी तरह मिटाने का आखिरी दांव खेल चुकी थी। लड़ाई अब टोक्यो की सड़कों से उठकर याकुजा के सबसे खूंखार अंडरग्राउंड गैंगवार में बदल चुकी थी। रेयांश के दिमाग की नसें फटने लगी। टोक्यो की उस आलीशान लॉबी में खड़ा सिंघानिया साम्राज्य का इकलौता वारिस इस वक्त एक आदमखोर शेर में बदल चुका था। उसने रिकॉर्डर को अपने हाथ में इतनी जोर से भींचा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और प्लास्टिक के नुकीले हिस्से उसकी हथेली में धंस गए, जिससे खून टपकने लगा। मिस्टर सातो घबराते हुए आगे बढ़े। यंग मास्टर, ये कंजी का काम है। कंजी दरअसल लॉर्ड ओजा का सबसे बड़ा और सबसे बेरहम दुश्मन है। ओजा फिर भी नियमों से चलता है, लेकिन कंजी एक कसाई है। टोक्यो का पूरा अंडरग्राउंड ड्रग और वेपन ब्लैक मार्केट उसी के इशारे पर चलता है। गायत्री कपूर ने भारत से भागकर सीधे कंजी से हाथ मिलाया है ताकि वह ओजा को भी रास्ते से हटा सके और आपसे बदला भी ले सके। रेयांश ने अपनी कलाई से खून पोंछा और सातो के कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखों में इस वक्त साक्षात यमराज का साया था। मुझे कंजी का इतिहास नहीं चाहिए सातो, मुझे बस ये बताओ कि उसका वो बंकर कहाँ है। अगर अगले 10 मिनट में मुझे मेरी पत्नी की लोकेशन नहीं मिली तो मैं कंजी से पहले तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। सातो थर थर कांपने लगा। यंग मास्टर, टोक्यो के रोप्पोनी डिस्ट्रिक्ट के नीचे एक पुराना बंजर सबवे टनल है, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बंकर बनाया गया था। कंजी अपनी सारी अवैध गतिविधियां वहीं से चलाता है, लेकिन वहां जाना सीधे मौत के मुंह में कूदने जैसा है। वहां उसकी पूरी प्राइवेट आर्मी भारी हथियारों के साथ पहरा देती है। रेयांश ने सातो को झटका देकर पीछे छोड़ा और सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। डिसूजा, सिंघानिया ग्लोबल के जितने भी कमांडोज टोक्यो में लैंड हुए हैं, उन सबको रोप्पोनी सबवे की तरफ मूव करने का ऑर्डर दो। आज कोई बैकअप नहीं, कोई पुलिस नहीं, आज सिर्फ कत्लेआम होगा। उधर रोप्पोनी के उस गहरे सीलन भरे अंडरग्राउंड बंकर में अनाया को एक लोहे की कुर्सी से जंजीरों में जकड़कर रखा गया था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसके ठीक सामने गायत्री कपूर हाथ में एक जापानी हंटर चाबुक लिए खड़ी थी। गायत्री के चेहरे पर वो सादगी और लाचारी गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक डायन जैसी नफरत थी। गायत्री ने अनाया के बालों को बेरहमी से पीछे खींचा। क्यों अनाया, बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने इस नौकर पति पर? सिंघानिया साम्राज्य की रानी बन रही थी ना? देखो आज तुम्हारी क्या हालत है। तुम्हारे उस पति ने मेरे बेटे विक्रम को जेल भिजवाया, मेरी पूरी दौलत छीन ली। आज मैं तुम दोनों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अनाया ने दर्द से कराते हुए गायत्री के मुंह पर थूक दिया। गायत्री कपूर, तुम एक घटिया औरत हो। मेरे पति ने तुम्हें सिर्फ शहर छोड़ने की सजा दी थी, लेकिन तुम अपनी गंदी फितरत से बाज नहीं आई। याद रखना, रेयांश जब यहां पहुंचेगा तो तुम्हारी लाश को कंधा देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। गायत्री ने गुस्से में आकर हंटर हवा में लहराया और अनाया की पीठ पर दे मारा। अनाया की एक चीख गूंज उठी। तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक लंबा गठीले बदन का जापानी शख्स बाहर आया, जिसके पूरे बदन पर ड्रैगन के टैटू बने थे और उसकी एक आंख पर गहरा निशान था। वो खुद याकुजा का सबसे बेरहम बॉस कंजी था। कंजी ने अपनी सिगार का धुआं अनाया के चेहरे पर छोड़ते हुए जापानी में कहा, मैडम गायत्री, इस लड़की पर अपना वक्त जाया मत करो। रेयांश सिंघानिया को अपनी सल्तनत के सरेंडर पेपर्स के साथ यहां आने दो। जैसे ही वो पेपर्स पर साइन करेगा, मैं उस लड़के को इस बंकर की दीवारों में जिंदा चुनवा दूंगा। ठीक उसी वक्त बंकर के मुख्य लोहे के दरवाजे पर एक जोरदार सायरन बज उठा। पूरे टनल की लाल बत्तियां गोल गोल घूमने लगी। कंजी का एक शूटर हौंफता हुआ अंदर भागा। बॉस, बॉस आ गया। वो अकेला आ गया है। उसने हमारे बाहर के 12 गार्ड्स को बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने हाथों से मार डाला है। वो पागल हो चुका है। हमारी गोलियां भी उसे नहीं रोक पा रही हैं।
कंजी ने गुस्से में अपनी सिगार फेंक दी। क्या वो अकेला अंदर घुस आया? अपनी पूरी टीम को ऑर्डर दो, उसे वहीं भून डालो। बंकर के लंबे और संकरे कॉरिडोर में इस वक्त नरक का नजारा था। रेयांश सिंघानिया के हाथ में इस वक्त 2 सब मशीन गन्स SMG थी, जो उसने बाहर के गार्ड से छीनी थी। उसके सफेद शर्ट पर उसका खुद का और कंजी के गुंडों का खून लगा हुआ था। वो बिना रुके आगे बढ़ रहा था और उसकी गन से निकलने वाली हर गोली कंजी के शूटरों के माथे के आर पार हो रही थी। कंजी के 20 कमांडोज ने एक साथ रेयांश पर पोजीशन लेकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। रेयांश ने एक लोहे के भारी कंटेनर के पीछे स्लाइड किया। गोलियां कंटेनर से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थी। रेयांश ने बिना देखे कंटेनर के ऊपर से अपनी गन निकाली और एक के बाद एक 5 सटीक शॉट मारे। 5 शूटर खोपड़ी फटने से वहीं ढेर हो गए। रेयांश का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि उसके शरीर में लगी छोटी मोटी छर्रों का दर्द भी गायब हो गया था। वो चिल्लाया, कंजी, बाहर आ बुज़दिल, मेरी पत्नी को हाथ लगाने की कीमत आज तेरा पूरा याकुजा गैंग चुकाएगा। रेयांश जैसे ही उस मुख्य केबिन के दरवाजे पर पहुंचा जहां अनाया बंद थी, दरवाजा अचानक अंदर से खुला। कंजी ने अनाया की कनपटी पर अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल तान रखी थी और गायत्री कपूर उसके पीछे छिपी कांप रही थी। कंजी ने चिल्लाकर कहा, ड्रॉप योर वेपन्स रेयांश। एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इसका दिमाग इस दीवार पर बिखरा हुआ मिलेगा। रेयांश रुक गया। उसने अपनी दोनों गन्स धीरे से जमीन पर गिरा दी और अपने हाथ ऊपर कर लिए। उसकी आंखें अनाया के चेहरे पर बने चोट के निशानों पर गईं। रेयांश का जबड़ा भिंच गया, उसकी आंखों से मानो लावा उबल रहा था। अनाया ने रोते हुए कहा, रेयांश, तुम यहां क्यों आए? ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, प्लीज चले जाओ। रेयांश ने अनाया को देखकर धीमे से कहा, मैंने कहा था ना अनाया, जहां तुम पर आंच आएगी वहां ये रेयांश सिंघानिया अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटेगा। गायत्री कपूर पीछे से हंसते हुए आगे आए। देखा कंजी साहब, अपनी पत्नी के प्यार में अंधा होकर ये शेर अब हमारे पिंजरे में आ चुका है। रेयांश सिंघानिया, अब निकालो वो सरेंडर पेपर्स जिस पर तुम्हारी पूरी जायदाद सिंघानिया ग्लोबल का एक एक लीगल राइट हमारे नाम ट्रांसफर हो जाए। रेयांश ने ठंडी और खूंखार मुस्कान के साथ कहा, पेपर्स? पेपर्स तो मैं ले आया हूं गायत्री कपूर, लेकिन उसे लेने के लिए तुम्हें पहले कंजी की लाश के ऊपर से गुजरना होगा। अभी कंजी कुछ समझ पाता कि रेयांश ने अपनी कलाई की उस खास डिजिटल घड़ी का एक बटन दबा दिया। यह वही घड़ी थी जिसे मिस्टर सातो की टेक टीम ने कस्टमाइज किया था। पलक झपकते ही पूरे बंकर का पावर ग्रिड फेल हो गया। हर तरफ घोर काला अंधकार छा गया। कंजी ने घबराकर अनाया की कमान ढीली की और अंधाधुंध फायर किया, धान्य धान्य धान्य, लेकिन अंधेरे में गोली दीवार से जा टकराई। रेयांश ने अपनी नाइट विजन कैपेबिलिटी, जो उसकी आंखों के लेंस में पहले से सेट थी, का इस्तेमाल किया। वो अंधेरे में भी कंजी को साफ देख सकता था। रेयांश ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से में कंजी की तरफ छलांग लगाई। उसने कंजी का वो हाथ पकड़ा जिसमें गन थी और उसे इतनी बेरहमी से ऊपर की तरफ मोड़ा कि कंजी के कंधे की हड्डी उखड़कर बाहर आ गई। कंजी की एक दर्दनाक चीख पूरे टनल में गूंज उठी। गन नीचे गिर गई। रेयांश ने कंजी को कॉलर से उठाया और उसे हवा में लहराते हुए लोहे की उस भारी टेबल पर दे मारा, जिससे टेबल के 2 टुकड़े हो गए। कंजी का पूरा शरीर बेजान हो चुका था। याकुजा का वो सबसे बड़ा डॉन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी बंकर की इमरजेंसी रेड लाइट्स ऑन हुई। गायत्री कपूर ने जब कंजी को जमीन पर खून से लथपथ तड़पते देखा तो उसके हाथ से हंटर छूट गया। वो डर के मारे दीवार से चिपक गई। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। रेयांश गायत्री की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी और डरावने थे। रेयांश, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सास हूं, अनाया की मां जैसी हूं। गायत्री घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने लगी। रेयांश ने गायत्री के सामने झुककर उसकी आंखों में देखा। सास? मां? तुमने मेरी मां को तड़पाया, मेरे पिता को मिटाना चाहा और आज मेरी अनाया पर हाथ उठाया। कपूर खानदान की जिल्लत तो मैंने सह ली थी गायत्री कपूर, लेकिन सिंघानिया साम्राज्य गद्दारों और साजिशकर्ताओं को जिंदा रहने का हक नहीं देता। रेयांश ने गायत्री को खुद हाथ भी नहीं लगाया। उसने पीछे का दरवाजा खोला जहां मिस्टर डिसूजा और जापान की स्पेशल पुलिस फोर्स इंटरनल सिक्योरिटी के 50 कमांडोज अपनी राइफलें ताने खड़े थे। रेयांश ने कमिश्नर की तरफ देखा और कहा, इस औरत ने इंटरनेशनल टेररिज्म और याकुजा के साथ मिलकर भारत और जापान के खिलाफ साजिश रची है। इसे जापान की सबसे कुख्यात फूचू प्रिसन के उस कालकोठरी में डाल दो जहां से सूरज की एक किरण भी इसे नसीब ना हो। इसकी बची हुई जिंदगी इसी नरक में कटेगी। पुलिस वाले गायत्री को घसीटते हुए ले जाने लगे और वो पागलों की तरह चीखती रही, रेयांश, मुझे माफ कर दो, अनाया मुझे बचाओ। लेकिन अनाया ने अपनी आंखें फेर ली। रेयांश तुरंत अनाया के पास पहुंचा और उसकी जंजीरें खोल दी। अनाया ने रेयांश को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी।
रेयांश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कंजी का साम्राज्य और गायत्री की साजिशें हमेशा के लिए टोक्यो की इस अंडरग्राउंड जमीन के नीचे दफन हो चुकी थी। डिसूजा ने आगे बढ़कर झुककर कहा, यंग मास्टर, गाड़ियां बाहर तैयार हैं। अब पूरा टोक्यो और पूरा भारत हमारे नियंत्रण में है। सिंघानिया ग्लोबल का परचम अब दुनिया के कोने कोने में लहरा रहा है। रेयांश अनाया को लेकर बनकर से बाहर आया। सुबह की ताजा हवा और सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी। लेकिन तभी जैसे ही वे अपनी रोल्स रॉयस कार की तरफ बढ़े, मिस्टर सातो के फोन पर एक इंटरनेशनल सैटेलाइट कॉल आई। सातो ने फोन सुना और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से फोन रेयांश की तरफ बढ़ाया। यंग मास्टर, इंडिया से सिंघानिया मेंशन के मेन कंट्रोल रूम से कॉल है। ये नामुमकिन है। रेयांश ने फोन कान से लगाया। फोन के दूसरी तरफ से एक बेहद भारी, रोबीली और जानी पहचानी आवाज आई जो हंस रही थी। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रेयांश के दिवंगत पिता आदित्य सिंघानिया की थी। उधर से आवाज आई, हेलो रेयांश, मेरे बेटे, तुम्हें क्या लगा कि कार्टर की उस रात की कहानी में जो ईसीजी मशीन बंद हुई थी वो मेरी आखिरी सांस थी? वो तो सिर्फ दुनिया की नजरों में मुझे मृत साबित करने का एक खेल था ताकि तुम इस साम्राज्य के असली राजा बन सको और छुपे हुए गद्दारों को खुद खत्म कर सको। तुमने अच्छा खेल खेला, लेकिन अब सिंघानिया ग्लोबल के असली वजूद की लड़ाई शुरू होने वाली है। भारत वापस आओ, क्योंकि हमारी पुश्तैनी जमीन के नीचे वो राज दफन है जिसके लिए पूरी दुनिया के अरबपति तड़प रहे हैं। कहानी का ये सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट अब रेयांश को एक ऐसे चक्रव्यूह में ले जा रहा था जहां खुद उसका पिता जिंदा था और असली साजिश का खेल तो अब शुरू होने वाला था। रेयांश के हाथ जम गए। उसकी आंखों के सामने उस रात के अस्पताल का पूरा मंजर घूम गया। मशीनों की वो लंबी ती की आवाज, डॉक्टरों का सिर झुकाना और खुद उसका घुटनों के बल बैठकर रोना। वो सब कुछ एक झूठ था, एक ढोंग था। रेयांश के चेहरे पर गुस्से, हैरानी और कड़वाहट का ऐसा सैलाब आया कि उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उसने फोन को इतनी कसकर पकड़ा कि उसकी उंगलियों के पों सफेद पड़ गए। पापा। रेयांश के मुंह से बस यही एक शब्द निकला जिसमें अविश्वास भरा था। फोन के दूसरी तरफ से वही भारी आवाज फिर गूंजी, हाँ रेयांश, मैं जिंदा हूं। और यह सब तुम्हारे और अनाया की सुरक्षा के लिए जरूरी था। अगर मैं उस दिन अपनी मौत का नाटक नहीं करता तो कार्टर, हर्ष मेहरा, ओजा और कंजी जैसे अंतर्राष्ट्रीय भेड़िए कभी अपने बिलों से बाहर नहीं आते। तुम्हें इस साम्राज्य का बेताज बादशाह बनाने के लिए मुझे खुद को दुनिया की नजरों में मारना पड़ा। लेकिन अब खेल के मोहरे खत्म हो चुके हैं और असली बिसात पर राजा के उतरने का वक्त आ गया है। तुरंत भारत लौट आओ। क्लिक। फोन कट गया। रेयांश ने फोन कान से हटाया और सुन्न होकर सामने देखने लगा। अनाया ने रेयांश की यह हालत देखकर घबराते हुए उसका हाथ हिलाया। रेयांश, क्या हुआ? फोन पर कौन था? तुम्हारी ये हालत क्यों हो गई है? रेयांश ने अनाया की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, अनाया, मेरे पिता, वो जिंदा हैं। ये सुनते ही अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर डिसूजा, जो पास ही खड़े थे, उनके चेहरे पर भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। डिसूजा ने हाथ जोड़कर कहा, यंग मास्टर, ये कैसे मुमकिन है? बड़े साहब के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार तो खुद मैंने अपनी देखरेख में। नहीं डिसूजा, रेयांश ने बीच में ही बात काटी। उसकी आवाज अब फौलाद की तरह सख्त हो चुकी थी। वह आदित्य सिंघानिया है। वह मौत को भी अपनी शर्तों पर नचा सकते हैं। सातो, हमारे जेट को तुरंत वापस भारत के लिए उड़ान भरने का ऑर्डर दो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पिता ने इस बार अपनी वसीयत में कौन सा नया झूठ लिखा है। उसी रात सिंघानिया ग्लोबल का प्राइवेट जेट टोक्यो की सरजमी को छोड़कर भारत की तरफ उड़ चला। जेट के आलीशान केबिन में घोर सन्नाटा था। अनाया ने रेयांश के कंधे पर अपना हाथ रखा। रेयांश, जो इंसान अपनी मौत का ऐसा खौफनाक नाटक रच सकता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मुझे डर लग रहा है। रेयांश ने अनाया को अपने करीब खींचा और उसके सिर को चूमा। अनाया, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे पिता जिंदा हैं, तो मुझे उनसे बहुत से सवालों के जवाब चाहिए। मेरी मां की मौत का अधूरा सच और इस सिंघानिया साम्राज्य के पीछे का वो असली राज क्या है, आज मैं सब कुछ सामने लेकर आऊंगा। अगली सुबह जेट भारत की जमीन पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट पर इस बार कोई साधारण गाड़ियों का काफिला नहीं था। वहां खुद सिंघानिया ग्लोबल के हेडक्वार्टर की वो बख्तरबंद ब्लैक एसयूवी खड़ी थी जिसे सिर्फ आदित्य सिंघानिया इस्तेमाल करते थे। गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से मिस्टर मैथ्यूज, आदित्य सिंघानिया के सबसे पुराने पर्सनल सेक्रेटरी, बाहर आए। मैथ्यूज ने रेयांश के सामने झुककर कहा, यंग मास्टर, बड़े साहब ने कहा है कि आपको सिंघानिया मेंशन नहीं बल्कि राजस्थान के हमारे पुश्तैनी गढ़ सिंघानिया किले पर आना है। वे वहीं आपका इंतजार कर रहे हैं।
रेयांश ने बिना कुछ बोले अनाया का हाथ पकड़ा और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ियों का काफिला दिल्ली से सीधा राजस्थान के रेगिस्तान की तरफ बढ़ चला। दोपहर ढलते ढलते अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित वो विशाल और अभेद्य गढ़ सिंघानिया किला सामने दिखाई देने लगा। ये किला सदियों पुराना था और सिंघानिया परिवार की ताकत का असली प्रतीक था। किले के विशाल लोहे के दरवाजे भारी आवाज के साथ खुले। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट गूंज रही थी। रेयांश और अनाया गाड़ी से उतरे और किले के मुख्य दरबार की तरफ बढ़े। दरबार के आलीशान हॉल में हर तरफ पुरानी तलवारें, ढालें और सिंघानिया पूर्वजों की तस्वीरें लगी थी। हॉल के ठीक बीचों बीच एक विशाल राजसी कुर्सी की पीठ रेयांश की तरफ थी। कुर्सी पर कोई बैठा था और उसके हाथ में सिगार का धुआं हवा में तैर रहा था। रेयांश के कदमों की आवाज सुनते ही वो कुर्सी धीरे से घूमी। सफेद कड़क कुर्ते पायजामे में, कंधे पर पश्मीना शॉल डाले, चेहरे पर वही पुराना रोब और आंखों में एक खतरनाक चमक लिए खुद आदित्य सिंघानिया बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। स्वागत है रेयांश, और स्वागत है सिंघानिया साम्राज्य की बहू अनाया, आदित्य ने अपनी भारी आवाज में कहा और कुर्सी से खड़े हो गए। रेयांश वहीं रुक गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। अपनी इस जिंदा लाश का नाटक बंद कीजिए मिस्टर आदित्य सिंघानिया। मुझे बताइए कि यह सब क्या है? क्यों आपने अपनी मौत का ढोंग रचा? क्यों मेरी पत्नी की जान को बार बार खतरे में डाला गया? आदित्य सिंघानिया चलकर रेयांश के नजदीक आए। उन्होंने रेयांश के जख्मी कंधे की तरफ देखा और गहरी सांस ली, क्योंकि कार्टर, ओझा और कंजी जैसे लोग सिर्फ मेरी जायदाद के पीछे नहीं थे। वो इस किले के नीचे छिपे उस खजाने और उस सीक्रेट के पीछे थे जिसे सिंघानिया परिवार पिछले 300 सालों से छुपाता आ रहा है। अनाया ने हैरान होकर पूछा, कैसा खजाना? कैसा सीक्रेट? आदित्य ने हॉल की एक बड़ी पेंटिंग की तरफ इशारा किया जिसके पीछे एक मॉडर्न डिजिटल बायोमेट्रिक लॉकर छिपा था। उन्होंने अपना अंगूठा उस लॉकर पर लगाया। बीप की आवाज के साथ दीवार का एक हिस्सा खिसक गया और अंदर जाने का एक गुप्त रास्ता खुल गया। आओ मेरे साथ, आदित्य ने कहा और उस अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ गए। रेयांश और अनाया एक दूसरे का हाथ थामकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। ये गुप्त रास्ता जमीन के नीचे बहुत गहराई में जा रहा था। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, दीवारों पर मशालों की जगह आधुनिक लाइट्स लगी दिखाई दे रही थी। अंत में वे एक विशाल अंडरग्राउंड लैब और वॉल्ट तिजोरी के सामने पहुंचे। वहां का नजारा देखकर रेयांश और अनाया सन रह गए। वहां कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि वहां कंप्यूटर स्क्रीन पर हजारों डेटा कोड्स चल रहे थे और वॉल्ट के बीचों बीच एक बेहद दुर्लभ नीले रंग का चमकता हुआ खनिज पदार्थ मिनरल एक कांच के चैम्बर में रखा था। आदित्य सिंघानिया ने उस चैम्बर की तरफ देखा और कहा, यह है ब्लू फीनिक्स। ये दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत, एनर्जी सोर्स है, जो सिर्फ हमारी इस पुश्तैनी जमीन के नीचे पाया जाता है। पूरी दुनिया के टेक जायंट्स और अंडरवर्ल्ड के किंगपिन्स इसके पीछे हैं, क्योंकि जिसके पास ये तकनीक होगी वो पूरी दुनिया की एनर्जी और डिफेंस इंडस्ट्री पर राज करेगा। तुम्हारे पिता ने कोई अवैध धंधा नहीं किया रेयांश, बल्कि मैंने इस देश की इस अनमोल धरोहर को दुनिया के लुटेरों से बचाकर रखा था। रेयांश ने उस चमकते पदार्थ को देखा और फिर अपने पिता की तरफ मुड़ा, तो इसके लिए आपने मां को भी कुर्बान कर दिया? आदित्य की आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। तुम्हारी मां को कैंसर था रेयांश, और उस वक्त रोहन खुराना और कार्टर ने हमारे इसी रिसर्च सेंटर पर हमला किया था। अगर मैं उस दिन रिसर्च छोड़कर भाग जाता तो ये लोग इस पूरे देश को तबाह करने वाली तकनीक चुरा लेते। मैंने तुम्हारी मां को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं मजबूर था। आज वो ब्लैक डायरी जो तुम्हारे पास है, उसमें इस चैम्बर को खोलने का आखिरी पासवर्ड और कोड्स हैं। अभी आदित्य अपनी बात पूरी कर पाते कि अचानक पूरे अंडरग्राउंड वॉल्ट का अलार्म जोर जोर से बज उठा। लाल बत्तियां घूमने लगी और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर सिस्टम ब्रीच का मैसेज फ्लैश होने लगा। तभी लैब के मुख्य दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं के गुबार के बीच से आधुनिक हथियारों से लैस 20 विदेशी कमांडो अंदर घुसे और उनके ठीक पीछे व्हीलचेयर पर बैठा एक शख्स अंदर आया, जिसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के निशान थे और उसकी आंखों में पागलपन भरा गुस्सा था। उसे देखते ही रेयांश और अनाया के मुंह से चीख निकल गई। विक्रम कपूर? हाँ, वो विक्रम कपूर ही था, लेकिन जेल से भागने और प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसके बगल में एक और शख्स खड़ा था, जो कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस का एक भगोड़ा और इंटरनेशनल वेपन डीलर अलेक्जेंडर था। विक्रम पागलों की तरह हंसा। क्यों रेयांश? क्यों फूफा जी? क्या लगा था कि तुम लोग इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हो? आदित्य सिंघानिया, तुम्हारी मौत का नाटक फ्लॉप हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जिंदा हो। और आज ये ब्लू फीनिक्स और सिंघानिया साम्राज्य का आखिरी राज मेरा होगा। अलेक्जेंडर ने अपनी लेजर गन आदित्य सिंघानिया की तरफ तान दी। मिस्टर सिंघानिया,
वो ब्लैक डायरी और इस चैम्बर का कोड तुरंत हमारे सिस्टम में अपलोड करो, वरना आज इस गहरे बंकर से सिंघानिया परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ लाश बनकर बाहर निकलेंगी। लड़ाई अब सिर्फ एक पारिवारिक बदले की नहीं रह गई थी। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली खनिज पदार्थ को एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के हाथों में जाने से रोकने का महायुद्ध बन चुकी थी, जहां रेयांश सिंघानिया को अपने पिता, अपनी पत्नी और अपने देश की इस सबसे बड़ी अमानत की रक्षा करनी थी। विक्रम कपूर की फटी और डरावनी आवाज उस हाईटेक बंकर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अलेक्जेंडर के कमांडोज ने अपनी ऑटोमेटिक लेजर राइफल सीधे रेयांश, अनाया और आदित्य सिंघानिया की छाती पर लॉक कर दी थी। माहौल में इतना तनाव था कि किसी की भी एक छोटी सी चूक पूरे बंकर को शमशान बना सकती थी। विक्रम। रेयांश आगे बढ़ा, उसकी आवाज में डर का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि वही पुरानी शेर जैसी दहाड़ थी। तुम्हारी मां गायत्री कपूर टोक्यो के कालकोठरी में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, और तुम यहां प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपनी मौत का नया वारंट साइन कराने आ गए? चुप रहो रेयांश। विक्रम व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही गुस्से से कांपने लगा। मेरी मां की यह हालत तुम दोनों की वजह से हुई है। आज मेरा बदला तभी पूरा होगा जब मैं इस ब्लू फीनिक्स तकनीक को लेकर तुम्हारी इस सल्तनत की धज्जियां उड़ा दूंगा। अलेक्जेंडर। शूट द ओल्ड मैन। अलेक्जेंडर ने जैसे ही ट्रिगर दबाने के लिए उंगली उठाई, आदित्य सिंघानिया के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने रेयांश की तरफ देखा और कहा, बेटे, सिंघानिया साम्राज्य का असली राजा कभी दुश्मन को अपनी जमीन पर पैर रखने की इजाजत नहीं देता, जब तक कि वो उसकी कब्र ना खोद चुका हो। इससे पहले कि अलेक्जेंडर फायर करता, आदित्य सिंघानिया ने अपनी जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला और उसे जोर से दबा दिया। क्लिक। पूरे अंडरग्राउंड वॉल्ट के चारों तरफ लगे एडवांस सोनिक वेव एमिटर्स एक्टिवेट हो गए। एक ऐसी तेज और असहनीय हाई फ्रीक्वेंसी आवाज गूंजी जिसने अलेक्जेंडर और उसके कमांडोज के कानों के पर्दे हिला दिए। कमांडोज अपने कान पकड़कर जमीन पर गिर पड़े और उनके हाथों से राइफलें छूट गईं। रेयांश। नाउ। आदित्य सिंघानिया चिल्लाए। रेयांश ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। वो चीते की तरह अलेक्जेंडर की तरफ झपटा। उसने हवा में ही अलेक्जेंडर की कलाई को पकड़ा और उसे ऐसा मरोड़ा कि हड्डी टूटने की कड़क आवाज आई। अलेक्जेंडर की लेजर गन नीचे गिरी और रेयांश ने उसे पैर से मारकर अनाया की तरफ स्लाइड कर दिया। अनाया ने तुरंत गन उठाई और उन कमांडोज पर निशाना साध लिया जो संभलने की कोशिश कर रहे थे। कोई अपनी जगह से हिला तो मैं खोपड़ी उड़ा दूंगी। टोक्यो के बंकर के बाद अनाया अब कमजोर लड़की नहीं रह गई थी। उसकी आंखों में भी अब सिंघानिया खानदान का फौलाद झलक रहा था। रेयांश ने अलेक्जेंडर को कॉलर से उठाया और उसे एक के बाद एक 4 जोरदार पंच मारे। अलेक्जेंडर का चेहरा खून से लथपथ हो गया और वो बेजान होकर ब्लू फीनिक्स के कांच के चैम्बर से जा टकराया। ये देखकर विक्रम कपूर के होश उड़ गए। उसने अपनी व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट से एक छिपी हुई गन निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी आदित्य सिंघानिया ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को दबोच लिया। 60 साल के आदित्य सिंघानिया की पकड़ में इस वक्त उस जवान लड़के से कहीं ज्यादा ताकत थी। विक्रम, तुमने अपने पिता और अपनी मां की साजिशों से कुछ नहीं सीखा, आदित्य ने नफरत से कहा और उसकी गन छीनकर दूर फेंक दी। कपूर खानदान का नाम आज से इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट जाएगा। तभी अलेक्जेंडर ने जमीन पर पड़े पड़े अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और उसका लाल बटन दबा दिया। अगर मैं ये ब्लू फीनिक्स नहीं ले जा सकता तो इसे कोई नहीं पाएगा। मैंने इस किले के मुख्य पिलर्स पर आरडीएक्स फिट कर दिया है। अगले 3 मिनट में यह पूरा गढ़ सिंघानिया मलबे में तब्दील हो जाएगा। रिमोट पर डिजिटल टाइमर चालू हो चुका था। 2:59, 2:58। बंकर के ऊपर से मिट्टी और कंक्रीट के टुकड़े गिरने शुरू हो गए। पूरा किला भूकंप की तरह हिलने लगा। आदित्य सिंघानिया ने तुरंत रेयांश की तरफ देखा। रेयांश, वो ब्लैक डायरी निकालो। कंजी और ओजा ने जो कोड्स चुराए थे वो इस ब्लू फीनिक्स के कोर को स्टेबलाइज करने के लिए थे। अगर यह चैम्बर ब्लास्ट हुआ तो आधा राजस्थान जलकर राख हो जाएगा। तुम्हें इसके कोर को मैन्युअली इजेक्ट करना होगा। रेयांश ने तुरंत अपनी जेब से वो ब्लैक डायरी निकाली और मुख्य कंप्यूटर के कंसोल पर जाकर उसके सीक्रेट कोड्स को टाइप करना शुरू किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की रफ्तार से चल रही थी। टाइमर तेजी से नीचे गिर रहा था। 1:14। अनाया ने विक्रम और अलेक्जेंडर को बंकर के कोने में गन पॉइंट पर रोक रखा था। उसने चिल्लाकर कहा, रेयांश, जल्दी करो, ऊपर की छत गिर रही है। रेयांश ने डायरी का आखिरी अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड दर्ज किया और एंटर दबाया। सिस्टम एक्सेप्टेड। कोर इजेक्शन इन प्रोग्रेस। नीले रंग का वो चमकता हुआ खनिज पदार्थ धीरे से एक बेहद सुरक्षित पोर्टेबल टाइटेनियम सूटकेस के अंदर बंद हो गया। रेयांश ने उस सूटकेस को उठाया और अपने पिता की तरफ देखा। पापा, सूटकेस सुरक्षित है। अब यहां से निकलिए। तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं इन गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर आता हूं, आदित्य सिंघानिया ने कहा। नहीं पापा, मैं आपको दोबारा नहीं खोऊंगा।
रेयांश ने चिल्लाकर अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें जबरदस्ती खींचते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ा। अनाया ने भी पीछे से बैकअप देते हुए विक्रम की व्हीलचेयर को लात मारकर पलट दिया, जिससे विक्रम और अलेक्जेंडर वहीं मलबे के नीचे दब गए। टाइमर रात के 12:10। रात के 12:09। रेयांश, अनाया और आदित्य सिंघानिया जैसे ही किले के मुख्य द्वार से बाहर निकलकर अपनी बख्तरबंद एसयूवी में बैठे और ड्राइवर ने गाड़ी को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। बूम! एक ऐसा खौफनाक और गगनभेदी धमाका हुआ जिसने अरावली की पहाड़ियों को हिलाकर रख दिया। सदियों पुराना गढ़ सिंघानिया किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आसमान में धुएं और आग का एक विशाल गुबार उठ खड़ा हुआ। विक्रम कपूर और अलेक्जेंडर का नामो निशान हमेशा के लिए उस मलबे के नीचे दफन हो गया। गाड़ी कुछ दूर जाकर रुकी। रेयांश, अनाया और आदित्य सिंघानिया गाड़ी से बाहर उतरे। वे उस ढहते हुए किले को देख रहे थे जो उनकी पुश्तैनी ताकत का प्रतीक था, लेकिन आज उस मलबे के साथ सिंघानिया परिवार के सारे पुराने दुश्मन और काले राज भी हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। आदित्य सिंघानिया ने रेयांश के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। मुझे माफ कर देना बेटे, तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए मुझे बहुत कठोर बनना पड़ा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि सिंघानिया साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। रेयांश ने सूटकेस को कसकर पकड़ा और अपने पिता के गले लग गया। अब कोई झूठ नहीं होगा पापा, अब हम मिलकर इस तकनीक का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए करेंगे। अनाया ने रेयांश का हाथ थाम लिया। ढलते हुए सूरज की लालिमा के बीच सिंघानिया साम्राज्य का असली और सबसे गौरवशाली सवेरा हो चुका था। अब उनके सामने कोई दुश्मन नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, सिर्फ एक उज्जवल भविष्य और उनका अटूट प्यार था। कहानी का वह महाधमाका शांत हो चुका था। गढ़ सिंघानिया किले का वह विशाल मलबा अब इतिहास बन चुका था। रेयांश, अनाया और आदित्य सिंघानिया दिल्ली के मुख्य सिंघानिया मैंशन लौट आए थे। पूरे देश और दुनिया के बिजनेस जगत में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि आदित्य सिंघानिया जिंदा हैं और उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनों के पूरे सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंका है। अब सिंघानिया ग्लोबल सिर्फ एक बिजनेस कंपनी नहीं थी, बल्कि वो ब्लू फीनिक्स तकनीक के साथ दुनिया की सबसे शक्तिशाली एनर्जी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनने की राह पर थी। कुछ ही हफ्तों में सब कुछ सामान्य होने लगा। एक शाम सिंघानिया मैंशन के आलीशान लॉन में एक बेहद खूबसूरत और भव्य जश्न की पार्टी रखी गई थी। ये जश्न किसी बिजनेस डील का नहीं था, बल्कि रेयांश और अनाया के उस अटूट प्यार और जीत का था जिसने हर तूफान को मात दी थी। पार्टी में देश विदेश के कई बड़े नाम शामिल थे। रेयांश ने ब्लैक टक्सीडो पहन रखा था और अनाया पेस्टल लहंगे में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। आदित्य सिंघानिया दूर खड़े मुस्कुराते हुए अपने बेटे और बहू को देख रहे थे। रेयांश ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर के बीच में ले आया। धीमा और रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। तो मिसेज अनाया रेयांश सिंघानिया, आखिरकार सारे दुश्मन खत्म हो गए। अब तो तुम्हारे चेहरे पर कोई डर नहीं है? रेयांश ने अनाया की कमर पर हाथ रखते हुए हल्के से मुस्कुराकर पूछा। अनाया ने शर्माते हुए अपना सिर रेयांश के मजबूत कंधे पर टिका दिया। जब तक तुम्हारा यह हाथ मेरे हाथ में है रेयांश, मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। हमने बहुत लंबा और दर्दनाक रास्ता तय किया है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हमारी जिंदगी की असली और खूबसूरत शुरुआत अब हुई है। रेयांश ने अनाया के माथे को चूमा। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर उठा। जश्न खत्म होने के बाद देर रात रेयांश अपने पिता आदित्य सिंघानिया के पर्सनल स्टडी रूम में गया। टेबल पर वही टाइटेनियम सूटकेस रखा था जिसके अंदर ब्लू फीनिक्स का कोर पूरी तरह सुरक्षित और शांत था। आदित्य सिंघानिया ने अपनी सिगार बुझाई और रेयांश की तरफ देखा तो रेयांश, कल सुबह हमारी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक गुप्त मीटिंग है। हम ये तकनीक पूरी तरह देश की सेना और सुरक्षा के हवाले करने जा रहे हैं। क्या तुम इस नए सफर के लिए तैयार हो? रेयांश की आंखों में वही सिंघानिया खानदान का फौलादी संकल्प चमक उठा। उसने सूटकेस पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूं पापा। सिंघानिया साम्राज्य का पैसा और ताकत अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि इस देश की ताकत बनेगी। यही मां का भी सपना था। आदित्य सिंघानिया ने गर्व से अपने बेटे की पीठ थपथपाई। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण सिंघानिया मैंशन पर पड़ी, रेयांश और अनाया बालकनी में खड़े होकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान बिल्कुल साफ था। अतीत के सारे काले बादल, सारी साजिशें, सारे गद्दार, रोहन खुराना, कार्टर, लॉर्ड ओज़ा, कंजी और गायत्री कपूर हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे में दफन हो चुके थे। अनाया ने रेयांश का हाथ थामकर उगते हुए सूरज की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एक नया सवेरा। रेयांश ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और कहा, हाँ अनाया, हमारा अपना सवेरा। सिंघानिया साम्राज्य का एक ऐसा दौर जहां सिर्फ जीत और हमारा प्यार रहेगा। विशाल सिंघानिया मैंशन के ऊपर लगा सिंघानिया ग्लोबल का वो शाही फ्लैग हवा में शान से लहरा रहा था,
जो इस बात का गवाह था कि तूफान चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर इरादे फौलादी और प्यार सच्चा हो तो सल्तनत हमेशा अमर रहती है।